चलिए वर्ग 10 क्लास 10th के इतिहास के वर्ग में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। इतिहास कोई रटने का विषय नहीं है भाई, इसको खूब आराम से एकदम इंटरेस्ट लेके कहानी की तरह सुनिए और आपके इस मस्तिष्क वाले में खूब आराम से वो अटैच होगा। तो चलिए बातें कम काम ज़्यादा। आज का जो हमारा चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप तो पढ़े ही होंगे, पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं और उस 7 महादेश या महाद्वीप में, जिसको आप कॉन्टिनेंट कहते हैं, यूरोप महादेश सबसे महत्वपूर्ण महादेश है, आज भी है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वो अधिकतर यूरोप में ही हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो एक शब्द मैंने आपको बोला था राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद होता क्या है? आप जब अभी फेसबुक चलाते हैं या आप पेपर पढ़ते होंगे, देखते हैं राष्ट्रवाद बहुत शब्द अब आने लगा है। राष्ट्र प्लस वाद, वाद का अर्थ होता है विचारधारा, राष्ट्र का पर्यायवाची होता है देश। तो ये राष्ट्रवाद होता क्या है भाई? तो राष्ट्रवाद होता है जब किसी देश में वहाँ के बहुसंख्यक नागरिक अपने सभी भेदभाव को भुलाकर एक सूत्र में बंधते हैं। तो आप कहेंगे भेदभाव क्या होता है? तो भेदभाव का अर्थ होता है जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर जब अलगाव की भावना होती है तो ये भेदभाव हो गया। तो आपस में सभी भेदभाव को भुलाकर जब एक सूत्र में बंधते हैं और अपने राष्ट्र के विकास के प्रति तत्पर होते हैं तथा किसी भी आपदा की स्थिति में एकजुट होकर कार्य करते हैं, ये राष्ट्रवाद है। और यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं सदी में पूर्णतः हुआ था और इस राष्ट्रवाद के विकास में 2 कारक सबसे महत्वपूर्ण थे। एक 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति और दूसरा नेपोलियन। नेपोलियन को क्रांति का शिशु कहते हैं, शिशु मतलब बच्चा होता है। और नेपोलियन ने जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था वो यूरोप में ही रह गया, लेकिन इसने पूरे यूरोप को एक सूत्र में बांध दिया। जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको जो जीत कर एक सूत्र में बांध दिया और यहीं से उसने एक राष्ट्र की परिकल्पना की थी। तो 2 कारक थे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के और एक था आपको फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 ईस्वी की, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक था नेपोलियन के विजय अभियान। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का वो शासक था। अब चलते हैं इसमें। तो जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया हुई वो अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से देखने को। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 1830 की क्रांति का, जो कि फ्रांस में हुई। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बतला दूँ, फ्रांस में 3 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा 1789 ईस्वी की, जो 14 जुलाई को क्रांति हुई थी। दूसरी क्रांति फ्रांस में 1830 की क्रांति, इसको भी जुलाई क्रांति कहते हैं, 25 जुलाई को हुई थी। और तीसरी क्रांति हुई थी 1848 में, जिसको फरवरी क्रांति कहते हैं। तो 2 क्रांतियाँ जुलाई में हुई, एक 1789, दूसरी 1830 और तीसरी 1848 में क्रांति। तो फ्रांस में ये तीनों क्रांतियाँ आपको पढ़ना है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है, अब क्लास 10 में आप 2 क्रांतियाँ पढ़ेंगे, 1830 की और 1848 की। अब देखिए बड़ी ईजी है ये। मैंने आपको बोला क्रांति, क्रांति क्या होता है भाई? तो जब किसी व्यवस्था में युगांतकारी परिवर्तन हो जाते हैं। युगांतकारी क्या होता है? तो एक युग को बदलकर दूसरे युग में जब हम जाते हैं तो इसको युगांतकारी कहते हैं। जब किसी व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्रांति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था में पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था और अब तो आप तो जानते ही हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये क्रांति है, बदलाव है तो क्रांति है। उद्योग में पहले हाथ से बनाए जाते थे वस्तुओं को, फिर मशीनों का उपयोग शुरू हो गया तो वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई। कृषि में पहले हल बैल थे, अब ट्रैक्टर हो गए, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ये कृषि क्रांति है। ये सारी क्रांतियाँ अलग अलग होती हैं। तो हम जिस क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं वो राजनीतिक क्रांति है। तो 1830 की जो क्रांति हुई थी, अब थोड़ा सा दिमाग को एकदम स्थिर कर दीजिए।
1830 की क्रांति हुई थी। आपको चार्ल्स दसम, जो कि बुर्बो वंश का था, बुर्बो एक राजवंश का नाम है जो फ्रांस में था। तो 1830 की क्रांति चार्ल्स दसम के समय हुई थी, जो कि बुर्बो वंश का था। तो क्यों हुई क्रांति भाई? तो चार्ल्स दसम अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही निरंकुश था। निरंकुश किसको कहते हैं भाई? तो जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार वो शासन करता था। और उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पॉलीगेनिक, वो उसके अनुरूप ही था। उसने अध्यादेश निकाला हुआ था कि फ्रांस में किसी भी प्रकार का लोकतंत्रात्मक प्रणाली कार्य नहीं करेगा, प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, नागरिक अपने विचारों का प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि नागरिकों को एकत्रित कर दिया और नागरिकों ने एकत्रित होकर चार्ल्स दसम के खिलाफ क्रांति कर दी। नतीजा क्या हुआ? चार्ल्स दसम को अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ा इंग्लैंड। वो इंग्लैंड भाग गया और इस प्रकार फ्रांस में एक परिवर्तन हो गया। तो 1830 में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? तो बुर्बो वंश का अंत हो गया और उसकी जगह पर ओरिलियल वंश का शासन आरंभ हो गया। दूसरा, जो राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में विकसित हो गई थी उसका विस्तृत रूप फ्रांस में ही देखने को मिला था। और फ्रांस ने यह मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को कि देख लो, अगर सत्ता वाले निरंकुश होंगे उनको सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। और नागरिकों ने वही किया। चार्ल्स दसम का विरोध हुआ, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी, इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस में एक परिवर्तन हो गया 1830 में। और चार्ल्स दसम के बाद आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे लुई 18वां फिर शासक बना और फिर उसके समय में पढ़ेंगे 1848 की क्रांति हुई। तो चलिए पटाख से हम रिवाइज कर लें। जो 1830 की क्रांति हुई थी वो किस महीने में हुई थी? फट से बोल देंगे जुलाई के महीने में हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? फट से बोल देंगे चार्ल्स दसम के खिलाफ हुई थी। फिर पूछेगा हम लोगों से कि चार्ल्स दसम जो था वो किस वंश का था? बोल देंगे बुर्बो वंश का था। फिर हम लोग से पूछा जाएगा कि चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री कौन था जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था? हम लोग पट से बोल देंगे पॉलीगेनिक था। तो ये सारे प्रश्न आपको 1830 की क्रांति से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो चलिए 1830 की क्रांति के बाद फिर मैं आपके सामने 1848 की क्रांति लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर आएंगे। चलिए।